लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास साइंस का यह एक टॉपिक है। बच्चे साइंस में यह टॉपिक पढ़ाई करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है। जो आदमी नहीं भी पढ़ा लिखा है वह भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जानता है। यह आइस के टुकड़े हैं, इसमें हम रखे हुए हैं। अब यह आइस सॉलिड फॉर्म में है। देखिए धीरे धीरे गर्म होगा तो गर्म होने से वाटर बनते जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फॉर्म चेंज हो गया। सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में यह चला जाएगा। इसी को यदि हम लिखेंगे तो आइस एरो हीट या लिक्विड बन गया। तो आइस सॉलिड है, गर्म करने पर लिक्विड बन गया। अब कोई भी जो नहीं भी पढ़ा लिखा है, जिसको नाम नहीं लिखने आता है, वह भी कहेगा कि भाई इसमें जो पानी बना है, जो पहले सॉलिड था आइस, वही पानी में कन्वर्ट हो गया, यानी फॉर्म चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड बन गया। बस इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। ये जो कन्वर्ट हुआ है सिर्फ सॉलिड से लिक्विड, तो यदि हम इसको लॉ के फॉर्म में बात करें तो लॉ के फॉर्म में इसको कहते हैं मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब मास, किसका मास? तो आइस का मास। यहाँ पर मैटर भी कहा जाता है। मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी ये जो आइस है हम क्रिएट नहीं किए, फ्रिज से उठा करके लाए हैं। दूसरी बात, इसको हम समाप्त भी नहीं कर सकते। हम चाहेंगे कि इस आइस को हम समाप्त कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, नहीं हो पाएगा। हम करेंगे तो ये बहुत करेंगे तो सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, और लिक्विड के बाद हम और गर्म करेंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, वी कांट क्रिएट इट। द मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यह फिजिकल चेंज के लिए है, केमिकल चेंज यह नहीं है। और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहने वाले थे ए लेवॉइजियर नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उन्हीं का दिया हुआ है। अब यदि हम फिजिकल चेंज, केमिकल चेंजेस के बारे में बात करें तो केमिकल चेंजेस में क्या होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट कर दें, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दें तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिए, कैल्शियम ऑक्साइड बना क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा कि इसका यदि मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा तो 100 होता है, 100 ग्राम, और इसका निकालिएगा तो कितना होगा, 40 प्लस 16 56 ग्राम होगा, और इसका हो जाएगा 16 दूनी 32 और 12 44 ग्राम हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो दोनों मिल करके हो गया 100 ग्राम। तो हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का जो मास है प्रोडक्ट का वही मास है, चेंज तो नहीं हो पाया। अब ऐसा नहीं है कि CO2 यदि उड़ गया तो उसका मास नहीं है, CO2 गैस है, इसका भी अपना मास होता है, इसका भी अपना वजन है। तो यह केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, एक से अधिक भी रिएक्टेंट हो सकता है। तो इसलिए इसका जो स्टेटमेंट होगा कि
बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी द टोटल मास ऑफ द products is always equal to the total mass of the reactant. रिएक्टेंट्स इसलिए कर दिया जाता है कि कोई जरूरी नहीं कि रिएक्टेंट एक ही हो. द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स. तो ये स्टेटमेंट हो गया केमिकल चेंज के लिए. और फिजिकल चेंज में मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों के लिए एप्लीकेबल है. इसीलिए एनसीईआरटी बुक में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट दिया गया है वह दिया गया है मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जिससे कि वह स्टेटमेंट वह डेफिनेशन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों के लिए एप्लीकेबल हो सके. या देखिए जो पहले हम लोग आइस लिए थे वह कंप्लीट वाटर में कन्वर्ट हो गया है. तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. थैंक यू.